बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना कल वाले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। कल के सेशन में हमने अकाउंटिंग फॉर लेबर की बात शुरू की थी और उसमें हमने ये देखा था कि लेबर क्या होती है। लेबर की दो इकसाम होती हैं, एक डायरेक्ट लेबर होती है, एक इनडायरेक्ट लेबर होती है। फिर हमने कहा था कि डायरेक्ट लेबर को जो वेजेस अदा की जाती है उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। जो इनडायरेक्ट लेबर को जो वेजेस अदा की जाती है उसको हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने ये देखा था कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को किस तरह सेपरेट किया जाता है। हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये है कि जिस मजदूर को या जिस मुलाजिम को बेसिक रेट के ऊपर वेजेस दी जाती हैं या बेसिक पे उनको दी जाती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और अगर हम ये कहें कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है तो इसका मतलब ये है कि बेसिक पे के अलावा अगर किसी भी मजदूर को कोई भी चीज़ अदा की जाती है तो वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जिस तरह बोनस है, कंट्रीब्यूशन पेमेंट्स हैं, ठीक है, सिक पे है और ओवर टाइम पेमेंट्स हैं और इसी तरीके से आइडल टाइम पेमेंट्स हैं। इन सारी की सारी पेमेंट्स को हम इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे, अपने टॉपिक को आगे बढ़ा करके ये देखेंगे कि ये जो वेजेस कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है ये किस तरह किया जाता है और ये वेजेस कैलकुलेट करने वाले को क्या कहते हैं और ये अपना वेजेस कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर है वो किस तरह अडॉप्ट करता है। तो आज की सेशन में हम ये सीखेंगे कि ये जो वेजेस कैलकुलेट की जाती हैं ये कौन सा डिपार्टमेंट करता है, इस डिपार्टमेंट का नाम क्या है और ये किस तरीके से वेजेस कैलकुलेट करने का मेथड अडॉप्ट करता है। आज हमारे डिस्कशन के अंदर ये तमाम चीजें आएंगी। तो सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। उसमें सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रख लें कि वो डिपार्टमेंट जो फैक्ट्री के मजदूरों की वेजेस कैलकुलेट करता है और फैक्ट्री के मजदूरों की तनख्वाहें कैलकुलेट करता है, ऐसे डिपार्टमेंट को हम पेरोल डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि फैक्ट्री के मजदूरों की वेजेस कैलकुलेट करता है, उनकी तनख्वाहें कैलकुलेट करता है और उनकी तनख्वाहें कैलकुलेट करने के बाद उनको अदा करता है, ऐसे डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरोल डिपार्टमेंट कहते हैं। पेरोल डिपार्टमेंट के तीन फंक्शन हैं। किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी मिल के अंदर या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब कभी भी मजदूर काम कर रहे होते हैं तो उनके मजदूरों की जो वेजेस कैलकुलेट की जाती हैं उस डिपार्टमेंट को हम पेरोल डिपार्टमेंट कहते हैं और उसके तीन फंक्शन हैं। वो तीन काम करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। सबसे पहले वो ये काम करता है, फंक्शन नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस फ्रॉम टाइम रिकॉर्ड। वो टाइम रिकॉर्ड के जरिए वेजेस कैलकुलेट करता है। ये जो लफ्ज मैंने यूज किया टाइम रिकॉर्ड, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इसकी बहुत सारी जो है वो डिटेल मेरे आज के सेशन में शामिल है। मैं आपको बताऊंगा कि टाइम रिकॉर्ड क्या होता है। सिर्फ इतना ही याद रख लें कि पेरोल डिपार्टमेंट का पहला फंक्शन ये है, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस फ्रॉम टाइम रिकॉर्ड। दूसरा फंक्शन ये होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस। पेरोल डिपार्टमेंट नेट वेजेस भी कैलकुलेट करता है। कैसे करता है, इसका एक फार्मूला है। मैं आपको फार्मूले के जरिए सिखाऊंगा कि नेट वेजेस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। और पेरोल डिपार्टमेंट का तीसरा फंक्शन ये है, मेक अरेंजमेंट्स ऑफ कैश फॉर पे डे। पेरोल डिपार्टमेंट इस चीज का इंतजाम करता है कि जितनी वेजेस बनी हैं मुलाजमीन की या मजदूरों की, जितनी वेजेस बनी हैं, अगर एक महीने की वेजेस कैलकुलेट की हैं या 15 दिन की कैलकुलेट की हैं या एक हफ्ते की कैलकुलेट की हैं या एक दिन की कैलकुलेट की हैं,
जितनी भी वेजेस कैलकुलेट की हैं उनको अदा करने के लिहाज से इंतजामात करना भी पेरोल डिपार्टमेंट का काम होता है। वो कंपनी की मैनेजमेंट को बताता है कि इस दफा मजदूरों की वेजेस इतनी बनी हैं और उनकी अदायगी के लिए इंतजाम किया जाए। तो इंतजाम करने के लिहाज से जो डिपार्टमेंट बताता है कि इतने पैसे जो है ना वो इंतजाम किया जाए मजदूरों की वेजेस अदा करने के लिए, तो वो डिपार्टमेंट कहलाता है पेरोल डिपार्टमेंट। तो चलें अब मैं आपको बताऊंगा फंक्शन। जो पहला पहला फंक्शन मैंने आपको बताया था, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस फ्रॉम द टाइम रिकॉर्ड, के टाइम रिकॉर्ड के जरिए वेजेस कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये टाइम रिकॉर्ड है क्या? चलें जी, थोड़ा सा वापस हम अपने पेजेस को वापस लेकर जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम रिकॉर्ड क्या है। जी देखें, जब कभी भी किसी भी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी मिल के अंदर जब मजदूर काम कर रहे होते हैं या लेबर काम कर रही होती है, तो लेबर के काम करने को ऐसे ही नहीं रखा जाता कि वो आएंगे और काम करके चले जाएंगे और हम उनकी वेजेस कैलकुलेट करके उनको दे देंगे। इस तरह का कोई तरीकेकार नहीं है, बल्कि ये तरीकेकार है कि कंपनी या फैक्ट्री या मिल अपने मुलाजमीन के आने और जाने के टाइम को रिकॉर्ड करती है। फैक्ट्री अपने मुलाजमीन के फैक्ट्री के अंदर एंटर होने के टाइम को रिकॉर्ड करती है, और जिस वक्त वो काम करके वापस छुट्टी करके जा रहा होता है तो उसके जाने के टाइम को रिकॉर्ड करती है। तो ये टाइम के आने और जाने के रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं? टाइम रिकॉर्ड कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम रिकॉर्ड जो है वो कितनी किस्म का है। ये तीन किस्म का टाइम रिकॉर्ड है, ठीक है? या तीन तरीकों से टाइम या उसका काम रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर वन, किस तरीके से टाइम रिकॉर्ड किया जाता है? टाइम शीट के जरिए टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर टू, टाइम कार्ड्स के जरिए टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। और नंबर थ्री, जॉब शीट के जरिए उसके काम को रिकॉर्ड किया जाता है कि उसने कितना काम किया है। तो जो पहली दो बातें की गई हैं, टाइम शीट और टाइम कार्ड, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जॉब शीट की तरफ जाएंगे। देखिए, वो कहता है कि जी टाइम रिकॉर्ड, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मुलाजिम जिस वक्त जितने बज के जितने मिनट पे एंटर होगा फैक्ट्री के अंदर, उसको नोट कर लिया जाएगा। और जिस वक्त वो छुट्टी करके जा रहा होगा, उसके जाने के टाइम को इतने बजकर इतने मिनट पर वो वापस गेट से वापस निकला, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो इसको हम टाइम रिकॉर्ड कहेंगे, ठीक है? अब इसमें मैंने थोड़े से आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप ये नोट्स मेरे सुनेंगे और अब अगर आप इसको नोट डाउन खुद भी कर लेंगे या इसको फॉलो कर लेंगे, तो आपको ये नोट्स बड़े फायदेमंद साबित होंगे। सबसे पहले तो मैंने नोट्स ये बनाए हैं कि हु यूज टाइम रिकॉर्ड। टाइम रिकॉर्ड को कौन यूज करता है? तो ये बात याद रख लें, दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टाइम रिकॉर्ड को यूज करती हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी होती हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। वैसे तो तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पूरी दुनिया में तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, या बिजनेस को तीन तरीकों से जो है ना वो एक्टिविटी के लिहाज से डिस्कस किया जाता है। तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिसमें सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और तीसरी होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हम जो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ रहे होते हैं। ये दो किस्म की ऑर्गेनाइजेशन का टाइम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम रिकॉर्ड जो करने के कितने मेथड हैं। तो टाइम रिकॉर्ड करने के दो मेथड हैं। दो तरीकों से फैक्ट्रीज या मिल्स जो हैं वो मुलाजमिन का टाइम रिकॉर्ड कर रही होती हैं। इन दोनों में से कोई एक को फॉलो कर रही होती है, एक ही वक्त में दो नहीं फॉलो कर रही होती। दो मेथड्स हैं, कोई भी फैक्ट्री कोई भी मेथड यूज कर सकती है। सबसे पहला मेथड ये है, अटेंडेंस एट अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ वर्कर।
कि मुलाजमीन की हाजिरी लगती है और बकायदा एक रजिस्टर्ड के ऊपर वो आ करके साइन करते हैं कि जी मैं इतने बज के इतने मिनट पर गेट में एंटर हुआ। तो वो उस रजिस्टर पे साइन करते हैं। उस रजिस्टर को क्या कहते हैं? अटेंडेंस रजिस्टर। ये तो है अटेंडेंस रजिस्टर। दूसरी किस्म का जो मेथड है जिसमें टाइम रिकॉर्ड किया जाता है वो मॉडर्न मेथड है, या ऐसे समझ लें कि ऐसी कंपनीज जो कि टेक्नोलॉजी को फॉलो करती हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए अपने मुलाजमीन की हाजिरी लगाती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो रजिस्टर्स या अटेंडेंस रजिस्टर यूज नहीं करती, वो मैनुअल रजिस्टर यूज नहीं करती, वो बल्कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हैं। और टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह सहारा लेंगी कि वो एक प्लास्टिक स्वाइप कार्ड्स बनवाएंगी हर मुलाजिम के। हर मुलाजिम को एक कार्ड इशू किया जाएगा। हर मुलाजिम जो है वो जिस वक्त फैक्ट्री में एंटर हो रहा होगा तो वो कार्ड स्वाइप करेगा और इस तरह उसका एंट्री का टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब वापस जा रहा होगा तो दोबारा कार्ड स्वाइप करेगा तो उसके जाने का टाइम भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये प्लास्टिक स्वाइप कार्ड जो है वो कनेक्टेड होते हैं मेन ऑफिस के साथ, फैक्ट्री के मेन ऑफिस के साथ कनेक्टेड होते हैं। और वो ये नोट किया जा रहा होता है मेन सर्वर के साथ, बल्कि कनेक्टेड होते हैं और ये नोट किया जा रहा होता है कि मुलाजिम ने कितने बजकर कितने मिनट पर एंट्री दी और कितने बजकर कितने मिनट पर एग्जिट हुआ, और इस दौरान उसने कितने घंटे काम किया और उसने कितना टाइम जो है वो फैक्ट्री के अंदर गुजारा। तो ये था प्लास्टिक स्वाइप कार्ड मेथड। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको सम अप करें तो दो मेथड हैं। एक है मैनुअल मेथड जिसके जरिए रजिस्टर हाजिरी के ऊपर जो है वो उसका टाइम नोट किया जाता है, और एक मॉडर्न मेथड है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिक स्वाइप कार्ड मेथड। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये टाइम को रिकॉर्ड करने का मकसद क्या है। वैसे तो बेसिकली टाइम को रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें कैलकुलेट की जाए, लेकिन टाइम रिकॉर्ड को कैलकुलेट करने का एक और भी मकसद है, और ये है कि हमने ये भी कैलकुलेट करना है कि हमने कितने मुलाजमीन से कितने घंटे के लिए किस जॉब के लिए काम करवाया, किस जॉब के लिए काम करवाया। ठीक है। मसलन कोई ये कस्टमर आता है, वो कहता है कि जी मुझे इतने यूनिट प्रोड्यूस करके दे दें, तो हम ये नोट करेंगे कि उस कस्टमर की जॉब को मुकम्मल करने के लिहाज से कितने घंटे मुलाजमीन ने दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक खास जॉब के लिए भी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है और मुलाजमीन की तनख्वाहें कैलकुलेट करने के लिए भी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये थे दो मकासद जिनकी बुनियाद पर हम टाइम रिकॉर्ड करते हैं। हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टाइम तो रिकॉर्ड नहीं करती, बल्कि एक्टिविटी का टाइम रिकॉर्ड करती हैं कि वो कितने मिनटों में कोई एक काम मुकम्मल हुआ, कितने मिनटों में कोई एक टास्क मुकम्मल हुआ। जब कभी भी मुलाजमीन के टास्क मुकम्मल करने की टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड, या उसको हम जॉब शीट भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जॉब शीट भी कहते हैं, या उसको हम एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब ये जो एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड है, ये कौन करता है? जिस तरह हमने कहा कि टाइम रिकॉर्ड जो है वो दो किस्म की कंपनीज करती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज करती हैं और एक सर्विस कंपनीज करती हैं। तो फिर एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड कौन करता है? तो ये बात याद रख लें कि एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंपनीज करती हैं। ऐसी तमाम कंपनीज जो कि सर्विस प्रोवाइडर होती हैं, सर्विस दे रही होती हैं, वो सर्विस देने वाली कंपनीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड करती हैं कि कौन सी एक्टिविटी कितने मिनटों में मुकम्मल हुई, कौन सा टास्क जो है वो कितने घंटों में मुकम्मल हुआ। ठीक हो गया। और ये बात याद रख लें कि ये जो एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा है सर्विस कंपनीज के लिहाज से, इसकी जो एग्जाम्पल है वो आमतौर पर वर्कशॉप्स की एग्जाम्पल है, आमतौर पर जो है वो अकाउंटेंसी फर्म्स की एग्जाम्पल्स है, आमतौर पर एक हॉस्पिटल्स की एग्जाम्पल्स है। तो ऐसी तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं वो एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड कर रही होती हैं। अब आप सुनेंगे कि एक्टिविटी टाइम रिकॉर्ड कितने मेथड्स के जरिए परफॉर्म होता है।
तो इसके भी दो मेथड हैं। एक है पीरियड रिलेटेड टाइम शीट्स। हम जिस वक्त भी जो है ना वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मजदूर एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो हम ये नोट करेंगे कि कितने टाइम पीरियड के लिहाज से उन्होंने काम किया। और दूसरा टास्क रिलेटेड टाइम शीट, कि जी कितने मिनटों में वो टास्क मुकम्मल किया। तो मेथड्स ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा? एक होगा पीरियड रिलेटेड टाइम शीट्स और दूसरा क्या होगा? टास्क रिलेटेड टाइम शीट्स। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि टाइम शीट होती क्या है, उसकी शक्ल क्या होती है, उसका परफॉर्मा क्या होता है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जब कभी भी टाइम शीट बन रही होती है, तो जिस तरीके से मैंने बताया कि एक मुलाजिम जिस तरह फैक्ट्री में एंटर होता है, तो जब एंटर होगा तो उसका नाम क्या होगा वो मेंशन किया जाएगा, उसका स्टार्ट डेट मेंशन किया जाएगा, कितने बजे जो है ना उसने एंट्री हुई या कितने बजे काम स्टार्ट किया। ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम लिखा जाएगा। ठीक है। और एम्प्लॉय का नंबर मेंशन किया जाएगा। और उसका फिनिश टाइम मेंशन किया जाएगा कि ये एक्टिविटी कितने मिनटों में मुकम्मल की, या कितने मिनट, कितने बज के कितने मिनट पे मुकम्मल की। ठीक है। फिनिश डेट लिखी जाएगी। ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशंस के कौन कौन से डिपार्टमेंट में उसने काम किया। ठीक हो गया। और इसी तरीके से फिर वो लिखा हुआ है कि डे 1 2 3 4 5 जितने दिन काम किया, स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम, और स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम के दरमियान में कितना टाइम स्पेंड किया, वो आप टाइम के कॉलम में लिखेंगे। और फिर लिखेंगे सामने प्रोडक्शन का एक कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कि कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, यूनिट्स की तादाद जो है वो प्रोडक्शन के कॉलम में आएगी। और उसके बाद सुपरवाइजर जो है साइन कर देगा कि ये मेरे सामने हुआ सारा कुछ, मैं इसकी गवाही देता हूं कि उसने ये सारा काम जो है वो मेरे सामने किया, और मुझे उसके काम करने के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से डे 2 3 4 5 जितने भी दिन काम करेगा, ये शीट जो है ना वो चलती रहेगी। ठीक है। और आखिर में क्या होगा? लिखा हुआ है कि टोटल टाइम अलाउड, उसको कितने टाइम में काम करने के लिए कहा गया था। और नीचे लिखा हुआ है टाइम सेव्ड, और उसने कितना टाइम बचाया। टोटल टाइम कितना उसने खर्च किया, टाइम कितना अलाउड था, कितना टाइम सेव किया, ये सारी कैलकुलेशन भी लिखी जाएंगी। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो टाइम सेव्ड है, ये जो टाइम अलाउड है, ये भी आपके इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवाने हैं आपको, ये वाली टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी। और फिर आखिर में लिखा हुआ है टाइम वेजेस, और उसके बाद बोनस, और उसके बाद टोटल वेजेस। ये सारे के सारे कैलकुलेशन जो है वो हम सीखेंगे आगे एक फार्मूले के जरिए। ठीक हो गया। तो ये टाइम शीट या टाइम कार्ड या इस किस्म की जितनी भी चीजें जो फैक्ट्रीज मेंटेन करती हैं, वो सारी की सारी किस मकसद के लिए करती हैं? दो मकसद के लिए करती हैं। एक तो वेजेस कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा ये देखना चाह रही होती हैं कि किसी भी एक्टिविटी के लिहाज से कितना टाइम खर्च हुआ, या किसी भी जॉब को अगर हमने वो कॉस्ट चार्ज करनी है, तो वो कॉस्ट चार्ज जो है वो टाइम शीट के लिहाज से ही की जाए। तो ये थी थोड़ी सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के मजदूरों की वेजेस जो है वो कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, किस तरीके से कंपनीज जो है वो फॉलो करती हैं, और फिर किस तरीके से जो है वो उसको आगे लेकर चलती हैं। तो चलें अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन मेथड पे बात करें। रेम्यूनरेशन मेथड क्या है? पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको कि रेम्यूनरेशन से क्या मुराद है। रेम्यूनरेशन का मतलब भी यही है कि मजदूरों का मुआवजा, मजदूरों की तनख्वाह, मजदूरों की वेजेस। वो कहता है कि वेजेस कैलकुलेट करने के लिहाज से कितनी अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन में भी सामने शो किया हुआ है कि वेजेस कैलकुलेट करने के लिहाज से, रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिहाज से दो किस्म की अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। और वो दो किस्म की अप्रोचेस क्या हैं? अप्रोच नंबर 1 टाइम रिलेटेड अप्रोच, और नंबर 2 क्या है आपकी? आउटपुट रिलेटेड अप्रोच।
कुछ मुलाजमीन की तनख्वाहें टाइम को जेन में रखकर कैलकुलेट की जाती हैं कि कितना टाइम फैक्ट्री के अंदर उन्होंने गुजारा। और कुछ कंपनीज जो हैं वो वेजेस कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार इख्तियार करती हैं वो आउटपुट रिलेटेड मेथड अडॉप्ट करती हैं कि दूसरे मेथड में ये तरीका अपनाया जाता है कि मजदूर ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जो है वो टाइम के लिहाज से वेजेस कैलकुलेट करते हैं और कुछ लोग प्रोडक्शन के लिहाज से वेजेस कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन मींस आउटपुट, प्रोडक्शन मींस कि कितनी आउटपुट जो है वो पैदा की है मजदूर ने। जितनी आउटपुट पैदा करेगा उतनी तनख्वाह ले जाएगा। कम आउटपुट पैदा करेगा कम तनख्वाह होगी। ज्यादा आउटपुट पैदा करेगा ज्यादा तनख्वाह होगी। लेकिन टाइम रिलेटेड के लिहाज से क्या होगा कि जितना टाइम गुजारा है उतनी वेजेस उसकी बन जाएंगी। कम टाइम गुजारा है कम वेजेस बनेगी, ज्यादा टाइम गुजारा है ज्यादा वेजेस बनेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि टाइम रिलेटेड और आउटपुट रिलेटेड जो है वो किस किस तरीके से आगे एक्टिव होगा और किस तरह जो है ना वो काम करेगा। चलेंगे, पहली बात तो ये ज़हन में रख लें कि जो टाइम रिलेटेड सिस्टम है इसके अंदर जो मुलाजमीन की तनख्वाहें कैलकुलेट की जाती हैं वो बेसिक रेट पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं। बेसिक रेट पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। जैसे ये लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज आर पेड बेसिक रेट पर आवर पर डे पर वीक और पर मंथ। कि या तो घंटे के हिसाब से उसकी वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी, या एक दिन के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट की जाएंगी, या एक वीक के लिहाज से, या एक महीने के लिहाज से। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम रिलेटेड ही हुआ ना कि जितना टाइम गुजारेगा उसी के मुताबिक उसकी वेजेस कैलकुलेट कर ली जाएंगी। अगर मिसाल के तौर पर एक घंटे के उसको 10 रुपए देते हैं तो उसने अगर 8 घंटे काम किया तो उसकी वेजेस कितनी बन जाएगी, 80 रुपए। अगर हमने उसके साथ तय किया है कि हम तुम्हें पर डे के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो फिर हम पर डे के लिहाज से उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। मिसाल के तौर पर उसने एक हफ्ते के अंदर जो है वो 6 दिन काम किया और हर दिन का हमने उसके साथ मुआवजा तय किया था 100 रुपये। तो उसकी वेजेस कितनी बन जाएगी, 100 × 6 600 रुपये बन जाएगी। तो इसी तरीके से वो कहना चाह रहा है कि जितना टाइम स्पेंड किया उसके मुताबिक वेजेस बन जाएगी। चले हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा टॉपिक जो है वो और ज्यादा एडवांस करेगा और हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं। चलें जी, फिर वो कहता है कि टाइम बेस्ड सिस्टम डू नॉट on the whole provide any incentive for the employees to improve the productivity। वो कहता है कि जी टाइम रिलेटेड सिस्टम के अंदर ये एक बड़ी खामी है कि मुलाजिम को सिर्फ जितना टाइम उसने काम किया है उतनी ही वेजेस मिल जाती हैं। लेकिन इस चीज़ के बारे में कभी भी जो है ना वो लालच नहीं दिया जाता या इंसेंटिव नहीं दिया जाता कि आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा यूनिट बनाएं और ज़्यादा वेजेस ले जाएं। वो तो फैक्ट्री में आएगा, अपना टाइम उधर स्पेंड करेगा और वेजेस ले जाएगा। चाहे उस दौरान वो चाहे प्रोडक्शन कम करे चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करे। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो उसको कोई किसी किस्म का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन कम करता है या वो ये समझता है कि जी मुझे तो कोई देख नहीं रहा, मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और होता भी ऐसे ही है कि इस सिस्टम की ये खामी है कि मुलाजिम सिर्फ अपनी वेजेस जो हासिल करता है वो सिर्फ टाइम गुजारने के लिहाज से हासिल करता है, ना कि प्रोडक्शन के लिहाज से हासिल करता है। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि इस सिस्टम के अंदर किसी किस्म का मजदूर को इंसेंटिव नहीं दिया जाता अगर वो मजदूर जो है वो दिलजमी से काम करता है और कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करता है तो उसको इसका कोई एक्स्ट्रा मुआवजा नहीं दिया जाता। ये इस सिस्टम की खामी है। फिर वो कहता है कि ओवर टाइम कैन बी पेड इफ एनी एक्स्ट्रा आवर्स आर वर्कड। अगर वो कहता है कि इस सिस्टम के अंदर टाइम रिलेटेड सिस्टम के अंदर ये है कि जितने घंटे फालतू काम किया है सिर्फ उसका ओवर टाइम तो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसने कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन दी है तो उसका उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। चलें जी, अब हम इस सिस्टम के तहत वेजेस कैसे कैलकुलेट हो करेंगे और उसका फार्मूला क्या होगा वो मैंने आपके लिए जो है ना वो हाईलाइट कर दी है। आप इसको जो है वो नोट डाउन कर लें और इसको मेमोराइज कर लें ताकि हम इसको बाद में जब सवाल हल करें तो इसी के सहारे से हम सवाल हल कर लें। तो ये है फार्मूला। टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, एक मजदूर की टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का फार्मूला है टोटल वेजेस इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम किया उसने, टोटल कितने घंटे काम किया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक रेट पर
बेसिक पे रेट पर आवर के हिसाब से। बेसिक पे, बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर के हिसाब से 1 घंटे का क्या क्या रेट लगाएंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल घंटों के साथ। तो और फिर उसके बाद जमा करेंगे, दोबारा एक दफा दोबारा उसके अंदर जमा करेंगे ओवर टाइम आवर्स वर्क, कि कितने घंटे ओवर टाइम लगाया, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम प्रीमियम पर आवर के हिसाब से। ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। दोबारा एक दफा नोट डाउन कर लें कि टोटल वेजेस जो है वो दो चीजों का मजमुआ है। एक है आपकी बेसिक पे, और दूसरा क्या है, आपकी ओवर टाइम प्रीमियम। बेसिक पे कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जितने टोटल घंटे काम किया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 घंटे के रेट के साथ। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद यहीं पे ही फार्मूला खत्म नहीं हो जाता, बल्कि फार्मूला के अंदर मजीद एक चीज जमा होगी, और वो क्या होगी, ओवर टाइम पेमेंट। और ओवर टाइम पेमेंट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, जितने घंटे ओवर टाइम लगाया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम प्रीमियम के साथ। तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद जमा हो जाएगा, और आपस में इन दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा टोटल वेजेस। ये है मजदूर की टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का तरीकेकार। अगर फैक्ट्री ने टाइम रिलेटेड अप्रोच अपनाई हुई है, टाइम के हिसाब से जो है वेजेस कैलकुलेट करनी है, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। तो चलें, एक क्वेश्चन है इसी इसी के लिहाज से, वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको इस फार्मूले को हल करना भी आ जाए और एक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाए। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 खोलें आप। आपके पास भी बुक होगी, आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 ओपन करें। योर अंडरस्टैंडिंग 2, चैलेंज, ये क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, और एक बड़ी जबरदस्त सी अंडरस्टैंडिंग हमारी मुकम्मल हो जाएगी। और ऐसे समझ लें कि इस चैप्टर के लिहाज से ये हमारा बड़ा ऐसा सवाल है जो कि जो है ना वो हमारे माइंड ओपनिंग क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। और इसी के लिहाज से हम अपने इस चैप्टर को जो है ना वो बाद में एडवांस करेंगे। चले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि कंपनी ऑपरेट्स अ फैक्ट्री which employed 40 direct workers। एक कंपनी ने एक फैक्ट्री ओपन की हुई है, फैक्ट्री चला रही है, और उसके पास 40 मजदूर काम करते हैं। थ्रू आउट द 4 वीक पीरियड जस्ट एंडेड। और 4 हफ्ते काम किया है उन्होंने, 40 मजदूरों ने 4 हफ्ते काम किया है। ठीक हो गया, 4 हफ्ते का मतलब हो गया 1 महीना। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, डायरेक्ट एम्प्लॉयज वर पेड एट अ बेसिक रेट ऑफ 4 पर और फॉर 38 आवर्स वीक। वो कहता है कि फैक्ट्री जो है वो 1 घंटे के उनको 4 पे देती है, और वो उन्होंने हर हफ्ते कितने घंटे काम किया है, 38 घंटे काम किया है। तो अब यहां पर ये देख लें कि उन्होंने, मैं यहां पर आपके सामने एक छोटी सी कैलकुलेशन रखता हूं कि 40 मजदूरों ने हर हफ्ते कितना काम किया, 38 घंटे काम किया। 40 मजदूरों ने हर हफ्ते कितना काम किया, 40 घंटे, 38 घंटे काम किया। और उन्होंने टोटल कितने हफ्ते काम किया, 4 हफ्ते काम किया। तो फिर ये उन्होंने कितने घंटे जो है वो मुकम्मल किए, इसको भी हम देख लेते हैं। 40 मल्टीप्लाई बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये उन्होंने 6080 घंटे काम किया। 6080 घंटे काम किया, मतलब प्रोडक्टिव आवर्स जो हैं वो उनके कितने हैं, 6080 घंटे। ठीक हो गया। 40 वर्कर हैं, और 40 वर्कर ने एक हफ्ते के अंदर 38 घंटे काम किया। ठीक है। और कितने हफ्ते काम हुआ, 4 हफ्ते काम हुआ, तो 6080 घंटे काम हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टोटल आवर्स ऑफ द डायरेक्ट वर्कर्स इन 4 वीक पीरियड पर 6528। वो कहता है कि एक्चुअली तौर पर उन्होंने कितने घंटे काम किया,
6528 घंटे काम किया, लेकिन फैक्ट्री के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कितना काम करना था? 6080 घंटे काम करना था। एक्चुअली तौर पर उन्होंने कितने घंटे काम किया? 6528 घंटे काम किया, लेकिन 40 वर्कर्स ने 38 घंटे के लिहाज से एक महीने के अंदर कितने घंटे काम करना था? 6080 काम करना। ठीक हो गया। 6080 घंटों का काम करना था, लेकिन उन्होंने ये 6080 घंटों का काम कितने घंटों में मुकम्मल किया? 6528 घंटों में काम मुकम्मल किया। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। यहां पर मैं आपको बताऊंगा ओवर टाइम की कैलकुलेशन भी यहीं पर सिखा देता हूं। ओवर टाइम क्या होता है? टोटल टाइम, टोटल टाइम माइनस टाइम अलाउड। टाइम अलाउड। टाइम अलाउ तो किया था उन्होंने 6080 घंटे, लेकिन मजदूरों ने काम कितना किया? 6528 घंटे काम किया। और करना कितने घंटों में चाहिए था? 6080 घंटों में काम मुकम्मल करना चाहिए था। तो उन्होंने कितने घंटे फालतू काम किया? उन्होंने 448 घंटे जो है वो ओवर टाइम काम किया। ठीक है। तो ओवर टाइम क्या हो जाएगा? ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि ओवर टाइम कितना काम किया उन्होंने? 448 घंटे ओवर टाइम काम किया। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम उनको जब वेजेस अदा करेंगे तो 448 घंटों की एक्स्ट्रा वेजेस भी अदा करेंगे, जिसको हम ओवर टाइम वेजेस कहते हैं। और हमारे पास फार्मूला भी है। हमने फार्मूला भी थोड़ी देर पहले नोट डाउन किया, जहां पर हमने लिखा था कि टोटल वेजेस इज इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस ओवर टाइम वेजेस, दोनों को जमा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? टोटल वेजेस बन जाएगी। ठीक हो गया। तो चलें, हम अब ये कैलकुलेशन, सबसे पहली पहली कैलकुलेशन जो है ना वो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। गो के अभी हमारा कुछ डाटा अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पहली ये जो ग्रॉस वेजेस की कैलकुलेशन है इसको कर लेते हैं। और ये बात याद रखें कि ग्रॉस वेजेस की कैलकुलेशन बिल्कुल इस फार्मूले के मुताबिक होगी। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये फार्मूला, ताकि जो है ना वो आप इसको नोट डाउन कर लें। देखें जी, ये वाला फार्मूला आपने फॉलो करना है। ये वाला फार्मूला टोटल वेजेस का फार्मूला फॉलो करना है। टोटल और वर्क मल्टीप्लाई बाई बेसिक रेट। अब टोटल और वर्क कितने हैं? 6528 घंटे उन्होंने काम किया है। तो फिर 6528 घंटे उन्होंने काम किया है, और एक घंटे की वेजेस कितनी है? 4 रुपए। तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? मैं वापस जा रहा हूँ। ये तो ग्रॉस वेजेस के लिहाज से ये मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं लफ्ज लिखूंगा ग्रॉस वेजेस में, मैं सिर्फ GW लिख देता हूँ। GW इज इक्वल टू 6528 मल्टीप्लाई बाई 4। एक्चुअली तौर पर तो उन्होंने 6528 घंटे काम किया है। ठीक है। अच्छा, और उस जमा क्या करेंगे? ओवर टाइम। ठीक है। और ओवर टाइम कितना लगाया उन्होंने? 448 घंटे उन्होंने ओवर टाइम लगाया, मल्टीप्लाई बाई ओवर टाइम प्रीमियम। अच्छा, अब ये जो ओवर टाइम प्रीमियम है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो कितना लेना है। देखें, यहां पर लिखा हुआ है ओवर टाइम विच इज
पेड एट अ प्रीमियम ऑफ 35%। वो कहता है कि जी एक मजदूर ने अगर जितने भी घंटे ओवर टाइम लगाया है तो उसको हर घंटे का पर आवर के हिसाब से 35% मिलेगा। अब वो 35% कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ आपको, ताकि जो है ना वो आप कैलकुलेशन कर लें। 4 पे 1 घंटे के मिल रहे हैं, ठीक है। तो 4 पे 1 घंटे के लिहाज से 35% कितना बनेगा, आप कैलकुलेट करिए जरा। 35% ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम, मैं ओटीपी लिख रहा हूं यहाँ पे, ओटीपी, ओवर टाइम प्रीमियम, कि 1 घंटे के फालतू कितने पैसे मिलेंगे। तो 4 रुपए का 35% लेंगे तो ये बन जाएगा 1 रुपये 40 पैसे। क्या बन जाएगा, 1 रुपये 40 पैसे। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 448 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपये 40 पैसे से, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वेजेस को कैलकुलेट करने के लिहाज से हमारा फार्मूला पूरा हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेशन की तरफ लेके जाता हूँ। देखें जी, वो कहते हैं 6,528 ज़रब 4, ये हो जाएगा 26,112। 26,112, ये इसकी वर्किंग मुकम्मल हो गई। अब हम इसकी वर्किंग मुकम्मल करते हैं। देखिए, 448 ज़रब 1 रुपये 40 पैसे, ये हो जाएगा 627 रुपये 20 पैसे। क्या करेंगे, जमा 627 रुपये 20 पैसे। और अब हम इन दोनों को जमा कर देंगे तो वो ग्रॉस वेजेस आंसर आ जाएगा। 26,112, 26,739 रुपये 20 पैसे, ये ग्रॉस वेजेस का आंसर आ गया। 26,739 रुपये 20 पैसे, ये हमारा ग्रॉस वेजेस का आंसर आ गया। अच्छा, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 26,739 रुपये 20 पैसे का मतलब ये है कि 40 मजदूरों की 4 हफ्ते की जो वेजेस हैं वो बनती हैं 26,739 रुपये 20 पैसे। अब आपने ये बात जो है ना वो नोट डाउन करनी है कि उन्होंने 6528 घंटे काम किया, लेकिन एक्चुअली तौर पर वो काम कितने घंटे करना चाहिए था, 6,080 घंटों में काम मुकम्मल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज्यादा घंटे काम किया। जब उन्होंने ज्यादा घंटे काम किया तो ज्यादा घंटे, कितने घंटे काम किया, 6,528 माइनस 6,080 घंटे, उन्होंने 448 घंटे जो है वो ओवर टाइम लगाया। ये मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया है कि 448 घंटे उन्होंने फालतू काम किया। हमने क्या करना है, जितने घंटे उन्होंने काम किया है 6,528 घंटे, उन घंटों को तो हमने 4 पे के हिसाब से उनको पेमेंट कर देनी है। लेकिन जो घंटे उन्होंने फालतू लगाए हैं, 448 घंटे फालतू लगाए हैं, उन 448 घंटों को हमने ओवर टाइम प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देनी है। और ओवर टाइम प्रीमियम क्या होगा, 4 रुपए का 35%। और 4 रुपए का 35% कितना हो जाएगा, 1 रुपये 40 पैसे। हमने हर घंटे फालतू घंटा काम करने के ऊपर उनको 1 रुपये 40 पैसे फालतू पैसे देने हैं। और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमने बेसिक रेट में उसको जमा कर देना है। बेसिक रेट कितना कैलकुलेट हुआ था, 26,112 रुपये। ओवर टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगा 627 रुपये 20 पैसे। इस तरह हमारा टोटल जो वेजेस बनेगी या ग्रॉस वेजेस बनेगी वो कितनी बनेगी, 26,739 रुपये 20 पैसे। चलें जी, तो पहली जो आपकी टैब थी, मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। पहली टैब का आंसर क्या होगा आपका,
₹739.20। ये पहले टैब का आंसर है। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2 कैलकुलेशन की, और नंबर 2 कैलकुलेशन के बारे में वो क्या कह रहा है कि डिडक्शंस को कैलकुलेट करें। डिडक्शंस, अब सुन लें कि डिडक्शंस क्या होती हैं। कल के लेक्चर में या कल के सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि बेनिफिट कंट्रीब्यूशन का एक लफ्ज आया था। बेनिफिट कंट्रीब्यूशन से क्या मुराद लिया था कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए जब कभी भी कंपनी या फैक्ट्री अपनी जेब से कोई भी पैसे अदा करती है मुलाजमीन के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, उनके वालिदैन की तजहीज़ व तकफीन के लिए, जो भी कोई पैसे अपनी जेब से अदा करती है उसको हम बेनिफिट कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अब सुन लें कि इतने ही पैसे मुलाजिम को भी अदा करने पड़ते हैं, तो फिर वो पैसे दोनों मिला के, मुलाजमिन की तरफ से भी पैसे और कंपनी की तरफ से भी पैसे मिला के एक अकाउंट में रख दिए जाते हैं। और जब कभी भी किसी भी बच्चे की जो है ना वो तालीम के लिहाज से कोई पैसे अदा करने होते हैं, या उनके बच्चों की शादियों के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं, या उनके वालिदैन की डेथ की सूरत में तजहीज़ व तकफीन के लिए जो पैसे अदा करने होते हैं, वो वहीं से निकाल कर दे दी जाती हैं। तो अब चूंकि जो है ना वो मजदूर भी जब अपनी जेब से जो है ना वो पैसे अदा किया जाएगा, तो वो जो पैसे अदा करता है उसको आप क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। तो हमने क्या करना होता है, हमने सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। एम्प्लॉयज डिडक्शंस टोटल 30% ऑफ ग्रॉस वेजेस। वो कहते हैं कि जितनी ग्रॉस वेजेस कैलकुलेट की है ना, इसी का 30% कैलकुलेट कर लेंगे तो वो डिडक्शंस बन जाएंगे। बड़ा सिंपल हो गया। आप कैलकुलेटर उठाएं, 26,739.20 को का 30% कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, 30% कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 30%। तो ये हो जाएगा 8,021.76। 8,021.76। मैं ये वर्किंग यहां पर करके दिखा रहा हूं। 26,739.2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100। बस इतना ही करना है आपने। और इस तरह ये 8,021.76 आ जाएगा। ठीक हो गया। दो कैलकुलेशंस हो गई। अब हम तीसरी कैलकुलेशन करते हैं। तीसरी कैलकुलेशन इससे भी ज्यादा आसान है। क्या करना है, नेट वेजेस कैलकुलेट करनी है। और नेट वेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने 26,739.20 लिखा हुआ है, इसमें से 8,021.76 माइनस कर देंगे, तो जो बाकी अमाउंट बचेगी वो क्या बचेगी, नेट वेजेस बनेगी। ठीक है। तो नेट वेजेस को कैलकुलेटर पे कर लेते हैं हम। -26,739.20। तो ये आंसर आ जाएगा 18,717.44। 18,717.44। नेट वेजेस क्या हो जाएगी, 18,717
रुपए 44 पैसे। ये आपकी नेट वेजेस। नेट वेजेस का कॉन्सेप्ट भी ले लें कि मजदूरों की मजदूरी बनती थी 26,739 रुपये 20 पैसे। उसमें से जो पैसे काट लिए गए हैं ताकि फ्यूचर में उनके काम आ सके, वो काटे गए हैं 8,021 रुपये 76 पैसे, जिसको नाम दिया गया डिडक्शंस का। ठीक है। जब 26,739 रुपये 20 पैसे में से 8,021 रुपये 76 पैसे काट ली जाएंगे तो बाकी उनको कितनी वेजेस अदा की जाएगी? 18,717 रुपये 44 पैसे। और उसको नाम क्या दिया जाएगा? नेट वेजेस। ठीक हो गया। अब चौथी जो टैब लिखी हुई है वो लिखी हुई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये बात याद रखें कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वो वेजेस जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेट के तौर पर अदा की जाती हैं, ऐसी वेजेस को हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। और ये बात याद रख लें कि मजदूर जितने घंटे फारिग बैठा रह जाता है, वो फारिग बैठे रहने की जो वेजेस हैं, वो वेजेस जो हैं उसको मिलती तो हैं, लेकिन वो क्या कहलाएंगी? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको टोटल जो है वो 6,528 घंटों के पैसे अदा कर रहे हैं, मजदूर को 6,528 घंटों के पैसे अदा कर रहे हैं, तो इन 6,528 घंटों के अंदर उसने, यहां पर देखें, 148 घंटे आइडल टाइम गुजारा है। तो जब 6,528 घंटों में से 188 घंटे उसने आइडल टाइम गुजारा है और हमने उसको अदा कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 188 घंटों के पैसे हैं वो वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी, और जो ओवर टाइम पेमेंट है वो भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या कहलाएगी कि हम आइडल टाइम को मिनहा करके, माइनस करके जो वेजेस कैलकुलेट करेंगे उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। और इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, सुन लें। मैं क्या करूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा 6,528 घंटे उन्होंने टोटल काम किया, उनमें से 128 घंटे उन्होंने फारिग बैठकर गुजारे। ठीक है। तो जो फारिग बैठकर गुजारे, तो इसको हम माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो अब जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगा। आपने भी हमेशा इसी तरह याद रखना है कि जब कभी भी आपसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, तो आपने टोटल घंटों में से आइडल टाइम माइनस कर देना है, बाकी जो घंटे बच जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? नाम याद रख लें, उनको कहेंगे प्रोडक्टिव आवर्स या प्रोडक्टिव टाइम। उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव टाइम। के इतने घंटे उन्होंने प्योरली तौर पर हाथ से काम किया है, बकायदा तौर पर प्रोडक्शन के अंदर मशीन के ऊपर खड़े होकर काम किया है। ऐसे टाइम को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव टाइम कहेंगे, या उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन टाइम कहेंगे। ठीक है। कि इतने घंटे तो उन्होंने जो है ना वो काम किया है, और 188 घंटे उन्होंने काम नहीं किया, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? नॉन प्रोडक्टिव टाइम। ठीक हो गया। तो अब हम 6,528 में से 188 घंटे माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जितने घंटे बच जाएंगे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 रुपए से। तो अब ये क्या बन जाएगी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और मैं कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट भी कर देता हूँ। 6,528 घंटे -188 घंटे, ये हो गया 6340 घंटे प्रोडक्टिव टाइम में, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पे से। तो 25,360 रुपए क्या आ जाएगी आपकी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी 25,360। और आखिर में क्या करना है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, और हमें याद है कि बोनस पे करें, किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट कंट्रीब्यूशन करें, ओवर टाइम पेमेंट करें, आइडल टाइम पे करें, या सिक पे करें, इन सारी पेमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। और हमारे इस सवाल के अंदर, टेस्ट टू योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर, सिर्फ दो चीजें हमारे सवाल के अंदर आई हुई हैं। एक है ओवर टाइम पेमेंट और एक है
आइडल टाइम पेमेंट, ठीक है। ओवर टाइम पेमेंट जो है वो हमने यहां पर लिखी हुई है। ये ओवर टाइम पेमेंट लिखी हुई है, 627 रुपये 20 पैसे जो है ना ओवर टाइम पेमेंट है। इसको भी उठा लेते हैं और आइडल टाइम पेमेंट की कैलकुलेशन हम खुद कर लेते हैं। आइडल टाइम पेमेंट, आईटीपी लिख रहा हूं मैं इसको, आईटीपी, आइडल टाइम पेमेंट। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? 188 घंटे उन्होंने जो है ना फारिग बैठकर गुजारे हैं, और 188 घंटों के लिहाज से हमने उनको 1 घंटे के 4 रुपए अदा किए हैं, तो ये बन जाएंगे 752 रुपए। एक मिनट में इसको जरा कैलकुलेट करके देखूंगा। 188 × 4, 752, ठीक है। तो हमने उनको 752 रुपये आइडल टाइम की मद में अदा किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में दोनों चीजों को जमा करेंगे। एक होगी 627 रुपये 20 पैसे, ये क्या है? ओवर टाइम पेमेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं ओवर टाइम पेमेंट, प्लस आइडल टाइम कितने हैं? 752 रुपये। इन दोनों को जमा कर देते हैं, तो जमा करने से हमारा आंसर आ जाएगा 627 रुपये 20 पैसे। आंसर आ जाएगा 1379 रुपये 20 पैसे। 1379 रुपये 20 पैसे हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 1379 रुपये 20 पैसे। ये था आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू, जिसके अंदर हमने बहुत जबरदस्त किस्म की टेक्निक्स के ऊपर काम करके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और हमने ये देखा है, बेसिकली तो हमने यही देखा है कि टाइम रिलेटेड रेमुनरेशन अगर मेथड को अडॉप्ट कर किया जाए, तो उसके अंदर हमने उनकी मुलाजमीन की वेजेस किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और बहुत सारे एंगल से जो है ना, जो उसने सवाल को पूछा, हमने उसके सवालों के जवाब को बड़े आसान तरीके से परफॉर्म किया। चलें जी, ये कैलकुलेशन हो गई। आप इस क्वेश्चन को जो है वो खुद भी करें। मैं तो कहता हूं कि इस क्वेश्चन को 3 दफा करें, सुबह दोपहर शाम, ताकि जो है ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, और आपको पेपर में अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाता है, तो फिर आप अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। चलें जी, आगे चलते हैं। इसे नोट डाउन कर लें, फिर मैं इसको रेज कर देता हूं। अब हम बात करेंगे कि आउटपुट रिलेटेड सिस्टम क्या होता है। आउटपुट रिलेटेड सिस्टम क्या होता है? जी, तो मैंने जिस तरह बताया था आपको कि आउटपुट रिलेटेड सिस्टम से मुराद ये है कि सिंपल, जितने यूनिट मजदूर ने पैदा किए हैं, उसको पर यूनिट के हिसाब से वेजेस अदा करो। मसलन मैं ये कहता हूं कि अगर एक मजदूर जो है वो 100 यूनिट पैदा करता है, और 1 यूनिट के हिसाब से उसके साथ वेजेस तय हुई हैं 1 रुपया, तो उसकी 1 यूनिट, 100 यूनिट पैदा करने की वेजेस कितनी बन जाएंगी? 100 रुपया। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वेजेस कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार अपनाया जाएगा, वो ये अपनाया जाएगा कि जितने यूनिट पैदा करेगा उतने यूनिट के हिसाब से उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। अगर वो ज्यादा यूनिट पैदा करेगा तो ज्यादा तनख्वाह मिल जाएगी, कम यूनिट पैदा करेगा तो कम तनख्वाह मिल जाएगी। और ये बात याद रख लें कि इस सिस्टम को, जहां पर आउटपुट सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है, इस सिस्टम को पीस वर्क सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? पीस वर्क सिस्टम भी कहा जाता है। और सुन लें, इस मेथड के अंदर
मजदूर के पास ये कुशन होता है, मजदूर के पास ये ऑप्शन होती है कि वो जितने ज्यादा यूनिट पैदा करेगा उसको उतनी ज्यादा वेजेस मिलेगी। जितने जो है वो ज्यादा यूनिट पैदा करेगा तो उसको, मजदूर को, उसका जो एम्प्लॉयर है वो किसी इंसेंटिव के तहत, ज्यादा प्रोडक्शन करने के तहत ज्यादा इंसेंटिव भी दे सकता है। तो इस मेथड के अंदर इंसेंटिव मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टाइम रिलेटेड सिस्टम के अंदर जो है ना वो इंसेंटिव मिलने के चांसेस कम होते हैं। सिर्फ टाइम रिलेटेड सिस्टम में जिस तरह हमने पढ़ा, सवाल भी हल किया कि उसमें उसको सिर्फ ओवर टाइम मिलता है, लेकिन आउटपुट सिस्टम के अंदर उसको इनाम भी मिल सकता है, उसको इंसेंटिव भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा उसको जो है ना वो बोनस भी मिल सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो है ना वो आउटपुट सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हम पीस वर्क सिस्टम भी कहते हैं। और उस सिस्टम के तहत जब वेजेस कैलकुलेट की जाती हैं तो उसका फार्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। चलें जी, ये फार्मूला है उसका कि टोटल वेजेस कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, बहुत सिंपल फार्मूला है, छोटा सा फार्मूला है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं कि एक यूनिट के ऊपर क्या रेट अदा करेगी फैक्ट्री। ठीक है, एक यूनिट पैदा करने के ऊपर कितनी वेजेस अदा करेगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगी। बड़ा सिंपल सा इसका फार्मूला है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात याद रखनी है आपने, यहां पर ऐसे होता है, ये मैं जो बात बताने वाला हूं ये मुलाजमीन के फायदे की बात है। कभी कभी ऐसे होता है कि जी, चूंकि ये तय कर लिया जाता है कि जितने यूनिट पैदा करोगे उतनी ही वेजेस मिलेंगी, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि मजदूर सुबह सुबह काम पे आता है और थोड़ा सा काम करने के बाद बिजली चली जाती है, या थोड़ा सा काम करने के बाद मशीन खराब हो जाती है, या थोड़ा सा काम करने के बाद कोई ऐसी वजह बन जाती है जिसकी वजह से मजदूर काम नहीं कर पाता और उसका सारा दिन गुजर जाता है। अब क्या होगा, फैक्ट्री अपने मजदूर को किस तरह प्रोटेक्ट करेगी? फैक्ट्री अपने मजदूर को कहेगी कि अगर हमारी वजह से कोई आपको काम करने में दुश्वारी हुई है, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो सकी, क्योंकि प्रोडक्शन होगी तो फिर आपकी वेजेस बनेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो वेजेस नहीं बनेगी। हम आपको इस चीज की गारंटी देते हैं कि अगर करने के दौरान बिजली चली जाती है, मशीन खराब हो जाती है, या कोई नागोहानी सूरत पैदा हो जाती है, तो हम आपको कम से कम इतनी तनख्वाह जरूर देंगे या इतनी वेजेस जरूर देंगे। वो जो कहते हैं ना कि कंपनी कहती है कि हम आपको कम से कम इतनी तनख्वाह देंगे, उसको कहते हैं मिनिमम गारंटेड वेजेस। उसको क्या कहते हैं? मिनिमम गारंटेड वेजेस। और इसका मतलब ये है कि कम से कम इतने पैसे जरूर मिलेंगे। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूँ, बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ कि एक मजदूर ने जो है ना सुबह काम शुरू किया, अभी 1 घंटा ही काम किया था और उसने सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट ही बनाए थे, और एक यूनिट के ऊपर उसको कितनी वेजेस मिलनी थी? 1 रुपए मिलनी थी। अब 10 यूनिट को मल्टीप्लाई करें 1 रुपए के साथ तो उसकी टोटल कितनी वेजेस बनती हैं? 10 रुपए। जितना उसने सारा दिन काम किया वो सिर्फ यही काम किया है। लेकिन कंपनी क्या कहती है? कंपनी ये कहती है कि हम आपको 10 रुपए नहीं देंगे, हम आपको जो है वो मायूस नहीं करेंगे, हम आपको, आपके साथ इस तरह कर सकते हैं कि 1 घंटे के जितनी वेजेस होती हैं और 8 घंटे के हिसाब से जितनी वेजेस बनेगी उसका 75% कैलकुलेट करके आपको वेजेस दे दी जाएंगी। उसका 75% कैलकुलेट करके आपको वेजेस दे दी जाएंगी। मसलन 1 घंटे की वेजेस हैं 10 रुपए, और 8 घंटे की वेजेस के कितने पैसे बन जाएंगे? 80 रुपए। 10 × 8 80 रुपए बन जाएंगे। और 80 रुपए का 75% कितना बनेगा? 60 रुपए। अब क्या करना है आपने? 60 रुपए को कंपेयर करना है किस चीज के साथ? जो उसने यूनिट के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट की थी। यूनिट के हिसाब से तो वेजेस कैलकुलेट की थी 10 रुपए, लेकिन मिनिमम गारंटी वेजेस कितनी बनी है? 60 रुपए। अब इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट है, वो बड़ी अमाउंट जो है वो मजदूर को दे दी जाएगी और वो उस तरह हंसी खुशी चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आउटपुट रिलेटेड सिस्टम होगा तो उसमें आपने हर सूरत में एक बात याद रखनी है कि अगर
मजदूर जो है वो काम कम कर सका, किसी भी वजह से काम कर सका, तो फिर उसको गारंटेड वेजेस जरूर मिलेंगी। उसी को ही हम कहते हैं मिनिमम गारंटेड वेजेस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हमने क्या करना होगा, हमने दोनों वेजेस कैलकुलेट करनी है, आउटपुट सिस्टम के तहत भी आउट वेजेस कैलकुलेट करनी है, टाइम के तहत भी वेजेस कैलकुलेट करनी है। दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद जो बड़ी अमाउंट होगी उसको वो वेजेस की सूरत में दे दी जाएगी, और इस तरह वो अपना उस दिन का काम मुकम्मल करके हंसी खुशी चला जाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, और मिनिमम गारंटी वेजेस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए एक सवाल करते हैं, ताकि जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। तो चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ना इलिस्ट्रेशन नंबर 3 क्वेश्चन, ये अक्सर पेपर में भी रिपीट हुआ है, अक्सर यही वाला सवाल रिपीट हुआ है एज इट इज। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ मिलके इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और आपका ये वाला टॉपिक जो है वो आपकी नजरों के सामने से अच्छा सा सॉल्व हो जाएगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कंपनी ऑपरेट अ पीस वर्क सिस्टम ऑफ रेमुनरेशन। देखिए पहली पहली लाइन में उसने खुद ही बता दिया कि मेरी कंपनी जो है वो पीस वर्क सिस्टम के जरिए मजदूरों को तनख्वाहें देती है। और पीस वर्क सिस्टम के बाद का दूसरा नाम क्या है, जरा ऑल्टरनेटिव नेम बताएं। उसका दूसरा नाम है आउटपुट सिस्टम। But also guarantee its employees 75% of the time based rate of pay, which is based on 19 per hour for an 8 hours working day। वो कहता है कि अगर कोई भी मसला पैदा हो गया तो फिर हम अपने मजदूर को पर आवर के हिसाब से वेजेस देंगे। और पर आवर के हिसाब से वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक घंटे की वेजेस होंगी 19 रुपए, और कितने घंटे के लिहाज से है, 8 आवर्स, 8 घंटे के हिसाब से 19 ज़रब 8 ज़रब 75%। वो कहता है कि मैं अपने मजदूरों को कम से कम 75% तनख्वाह जरूर दूंगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट इसको, ग्रंटेड वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 19 ज़रब 8, 19 ज़रब 8, 152, 152 का 75% कैलकुलेट करेंगे, और वो बनेगा 114 रुपये। वो कहता है कि हम आपको कम से कम 114 रुपये जरूर देंगे, 114 रुपये जरूर देंगे, और इसको क्या कहेंगे, गारंटेड वेजेस, गारंटेड वेजेस। कम से कम इतनी वेजेस जरूर देंगे हम आपको। अगर हमारी वजह से फैक्ट्री में कोई मसला पैदा हो गया, बिजली चली गई, फैक्ट्री खराब हो गई, मशीनरी खराब हो गई, या कोई भी ऐसी जो है ना प्रॉब्लम आ गई कि जो हमारी वजह से थी, तो फिर हम आपको बेजारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। हम आपको कम से कम घंटों के हिसाब से, एक घंटे के 19 रुपए बनते हैं, 8 घंटों के हिसाब से उसका 75% कैलकुलेट करके आपको जरूर देंगे। 100% तो नहीं दे सकते, लेकिन 75% जरूर देंगे। ये जो 75% की जो शिक लगाई है उसने, उसी को कहते हैं गारंटेड वेजेस। और वो कहता है कि आपको हम कम से कम 114 रुपये जरूर देंगे। अब आपने क्या करना है, बहुत आसान हो गया अब आपका सवाल। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ईच यूनिट शुड टेक 3 मिनट्स टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड टाइम। वो कहता है कि एक यूनिट जो है ना वो पैदा करने के लिहाज से कितना टाइम खर्च होना चाहिए, 3 मिनट खर्च होने चाहिए। अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है तो 3 मिनट में एक यूनिट प्रोड्यूस कर लें, और हम आपको वेजेस भी इसी हिसाब से अदा करेंगे। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिहाज से 3 मिनट लगते हैं। तो आगे जरा पढ़ते हैं, जरा क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज पेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द आवर्स देयर आउटपुट शुड बी हैव टेकन द टाइम स्टैंडर्ड आवर्स। वो कहता है कि वेजेस भी हम इसी हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, कि वो जितना टाइम ले लेगा उसके मुताबिक हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे। पीस वर्क इज पेड एट द रेट ऑफ 18 पर स्टैंडर्ड आवर। वो कहता है कि पीस वर्क सिस्टम के तहत हम वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक घंटे के 18 रुपए कैलकुलेट करेंगे।
आप अच्छा, आप 1 घंटे के 18 रुपए कैलकुलेट करेंगे, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसने कितने घंटे काम किए हैं। तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है, इफ एन एम्प्लॉय प्रोड्यूस 200 यूनिट्स, कि एक एम्प्लॉय ने 200 यूनिट बनाए हैं इन 8 आवर्स, 8 घंटों में उसने 200 यूनिट बनाए। आप जरा देखें, वो कहता है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, उसने 8 घंटों के अंदर 200 यूनिट बनाए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक्चुअल कितना टाइम स्पेंड किया, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम कितना स्पेंड किया, ये कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल टाइम स्पेंड 200 यूनिट जरब 3। ये मैंने जरब 3 क्यों किया? 200 यूनिट बनाए होंगे और 3 मिनट में एक यूनिट बनता है, तो उसने कितने मिनट काम किया? उसने 600 मिनट काम किया, 600 मिनट काम किया। तो उसने 600 मिनट काम किया। अगर मैं कहूं आपको कि 600 मिनट के घंटों में कन्वर्ट करें इसको, या 600 मिनट के कितने घंटे बनते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है, जब इसको ऑर्स में कंप्लीट करेंगे या ऑर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर ये बन जाएंगे 600 तकसीम 60। 600 मिनटों को 60 मिनट पे तकसीम कर दें, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस मजदूर ने 10 घंटे काम किया। उस मजदूर ने कितने घंटे काम किया? 10 घंटे काम किया। अब जरा देखें, फैक्ट्री उसको 1 घंटे के कितने पैसे देना चाह रही है? 18 रुपए 1 घंटे के देना चाह रही है। उसने कितने घंटे काम किया? 10 घंटे काम किया। तो अब उसकी वेजेस कितनी बन जाएंगी? 18 ज़रब 10। तो ये बन जाएंगी 180 रुपए वेजेस बन जाएंगी। उसकी वेजेस क्या बनेगी? 180 रुपए। अब एक तरफ से उन्होंने गारंटी दी हुई है कि हम आपको कम से कम 114 रुपए जरूर देंगे, और उधर से उसने जो काम किया वो तो उसने बड़ा जबरदस्त काम किया, उसने तो जो ना वो बड़ी जान लगा के काम किया, और उसने 200 यूनिट बना दिए। तो 200 यूनिट बनाने के ऊपर उसने 10 घंटे खर्च कर दिए। उन्होंने कहा कि 10 घंटे जो खर्च किए हैं उसके लिहाज से तो आपकी वेजेस बनती है 180 रुपए। अब क्या होगा, उसको 114 रुपए वेजेस दी जाएंगी या 180 रुपए वेजेस दी जाएंगी? तो हमने तो अपने जो ना मजदूर को अप्रिशिएट करना है, इनकरेज करना है। और हमने तो ये चीज पढ़ी हुई है कि इन दोनों में से जो बड़ी वेजेस होंगी वो अदा की जाएंगी। द वेजेस शुड बी पेड बिटवीन गारंटेड वेजेस एंड द एक्चुअल वेजेस, विच एवर इज हायर। जो हायर होगी वो वेजेस अदा की जाएंगी। तो अब उसको कितनी वेजेस अदा की जाएंगी? 180 रुपये वेजेस अदा की जाएंगी। तो इस लिहाज से वो आपसे पूछ रहा है, एक छोटा सा उसने एमसीक्यू बना के पूछा है आपसे कि अल्फा इसका आंसर है, बीटा आंसर है, चार्ली है या डेल्टा है? तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या है? चार्ली है। इसका आंसर क्या है? चार्ली है। ठीक हो गया। तो ये था आपका पीस वर्क सिस्टम के तहत एक क्वेश्चन, जो कि हमने इसको सॉल्व किया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर फिर भी कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है, कोई इशू कर रही है, तो आप मुझसे पूछेंगे, ताकि जो है ना वो इस टॉपिक को हम आगे लेकर चलें, और हमें अगले टॉपिक्स के लिहाज से कोई भी इशू ना आए। चलें जी। अब देखिए जरा, थोड़ा सा इसको हम और आगे लेके चलते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास में, अच्छा ये देखें जरा, ये थोड़ा सा ये चीज नोट डाउन कर लें। मैंने आपके लिए लिखी है कि ये जो नोट्स है ना, ये ले लें मुझसे। वो कहता है कि जी, विच एवर इज हायर बिटवीन गारंटेड वेजेस एंड द पीस वर्क वेजेस, इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होगी वो अदा की जाएगी। मजदूर को कितनी अमाउंट अदा की जाएगी? इन दोनों में से बड़ी अमाउंट। तो बड़ी अमाउंट कितनी है? 180 रुपये। ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये आप इसको नोट डाउन कर लें। चलें जी, आगे चलते हैं। एक छोटा सा सवाल मजीद भी कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये सवाल कर लेते हैं, फिर हम
नए टॉपिक्स को इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। मैं इसको रेस कर देता हूँ। चलिए। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 की बात करते हैं। इसमें वो एक डायग्राम बना के आपसे एक क्वेश्चन के बारे में पूछेगा कि जी, ये एमसीक्यू टाइप ही है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है ना वो पेपर में आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो है ना इसको मार्क कर लें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आप जरूर अपनी प्रैक्टिस में रखा करें, ताकि जो है ना वो आपका एमसीक्यूज का जो पोर्शन है वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म हो जाए आपसे। The following graph shows the wages earned by an employee during the single day. वो कहता है कि एक दिन के अंदर जो वेजेस अदा करते हैं ना, ये उसका ग्राफ है। ये लाइन बड़ी जबरदस्त उसने लिखी हुई है कि एक एम्प्लॉय की एक दिन की वेजेस के लिहाज से एक ग्राफ बनाया गया है, और इस ग्राफ को पढ़ के देख के आपने जवाब देना है। जो नीचे चार ऑप्शंस दी गई हैं उसके लिहाज से जवाब देना है। तो मैं सबसे पहले तो ये बता दूंगा आपको कि जो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ये थोड़ी सी लाइन मुझसे जो है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी सीधी नहीं बनी, लेकिन आप ये समझ लें कि ऊपर से नीचे की तरफ जो एक्सिस होता है इसको क्या कहते हैं? वर्टिकल एक्सिस। और ये जो एक्सिस होता है इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। ये जो एक्सिस होता है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। जो एक्स एक्सिस होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, और जो वाई एक्सिस होता है वो डिपेंडेंट एक्सिस एक्सिस होता है। ठीक है ना? इसको मैं वाई लिख देता हूँ, और इसको मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है वो एक्स होता है, और एक्स का मतलब ये होता है कि हर वो इंफॉर्मेशन जो इंडिपेंडेंट होती है वो एक्स एक्सिस पे आती होती है, और जो ऐसी मालूमात जो कि डिपेंड कर रही होती है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसको हमने वाई एक्सिस पर लिखना होता है। और उसकी एक्सप्लेनेशन भी यही है कि जो आउटपुट पैदा की जाती है या आउटपुट पैदा होती है वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, और आउटपुट की बुनियाद पर जिस वक्त वेजेस अदा की जाती हैं तो वो आपका वाई एक्सिस होता है। तो ये बात याद रख लें कि वेजेस हमेशा किसकी बुनियाद पर कैलकुलेट की जाती हैं? आउटपुट की बुनियाद पर कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसलिए वेजेस क्या हो जाएंगी? डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होंगी, और जो आउटपुट होगी वो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होंगी। जो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं, और जो डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होती हैं वो वाई एक्सिस पर होती हैं। ये बात याद रख लें, और ये बात जो है वो आपने अपनी जिंदगी में भुलानी नहीं है, क्योंकि इसी की बुनियाद पर आप ये डायग्राम जो है वो हमेशा पढ़ते हैं। आपने अपनी फ्यूचर स्टडीज में भी जो है ना वो इसी तरीके से ही आपने इसको फॉलो करना है। तो यही बात आज से याद रख लें। चलें, अब मैं आपसे बात करता हूं कि चूंकि वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या शो करते हैं? वेजेस शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये एरिया है जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे शो करवा रहा हूं, इस एरिया को कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन कह लें या ओ कह लें? ओ कह लें, बड़ा बेहतरीन सा आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओरिजिन पॉइंट का मतलब ये है कि अगर ओरिजिन पॉइंट से इस तरफ मूव करें, नीचे से ऊपर की तरफ मूव मूव करें, तो इसका मतलब है कि वेजेस बढ़ रही हैं। जब नीचे से 0 पॉइंट से लेके ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इसका मतलब वेजेस बढ़ रही हैं। और अगर मैं ये कहूं आपको कि 0 पॉइंट से दाएं की जानिब मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब आउटपुट भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? आउटपुट भी बढ़ रही है। अब एक बात याद रखें आप, कि आप ये देख रहे हैं कि आपकी वेजेस जो है ना वो यहां से बढ़ती 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 यहां पे रुकी हुई है, और यहां पे रुकी हुई है, और ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। और ये सीधी लाइन कहां तक जा रही है? यहां तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मजदूर की एक दिन की जो वेजेस हैं
वो यहां से लेके यहां तक जो है वो रुकी हुई है। ये जो रुकी वेजेस हैं और बिल्कुल सीधी लाइन है, ये शो करती है कि ये गारंटेड वेजेस है। ये क्या है? गारंटेड वेजेस हैं। गारंटेड वेजेस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इतनी वेजेस तो कंपनी जरूर देगी। जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 75% तक वेजेस जो है वो हर सूरत में फैक्ट्री अदा करेगी, चाहे प्रोडक्शन कम भी हुई है फिर भी 75% वेजेस जरूर मिलेंगी, क्योंकि हमने उसको उसकी हौसला अफजाई करनी है। कहीं वो प्रोडक्शन ना होने की वजह से कहीं भाग ना जाए, तो हमने उसको जो है ना अपने पास रिटेन करना है। रिटेन करने के लिए हम थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे काम उसने कम पैसों का किया है, लेकिन हम उसको थोड़ी सी वेजेस ज्यादा दे करके गारंटी दे रहे हैं कि इतनी वेजेस तुम्हें कम से कम जरूर देंगे। तो ये जो लाइन शो कर रही है, मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूं, ये लाइन यहां से लेके यहां तक जो शो कर रही है, इसको हम क्या कहेंगे? गारंटेड वेजेस कहेंगे। और फिर उसके बाद ये जो लाइन है, ये यहीं पर रुकी नहीं है, बल्कि ये आगे गई है, लेकिन ऊपर की तरफ मूव किया है इसने। इसने ऊपर की तरफ मूव मूव किया है। और ऊपर की तरफ मूव करने के लिहाज से इसकी जो एंगल बन रही है वो स्टीपर एंगल बन रही है। स्टीपर। नीचे से ऊपर की तरफ जब कोई चीज मूव करती है तो उसको हम स्टीपर एंगल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेजेस जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पीस वर्क वेजेस। इन वेजेस को क्या कहेंगे? पीस वर्क वेजेस। अच्छा, इन वेजेस को क्या कहेंगे? ग्रांटेड वेजेस। कि जी हमने सिर्फ गारंटी दे दी है, प्रोडक्शन हो या ना हो इतनी वेजेस मिलेगी। लेकिन ये जो यहां से लेके यहां तक वेजेस हैं, ये उसके काम की वजह से उसको मिली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो किस्म की वेजेस मिल रही हैं उसको। एक गारंटेड वेजेस मिल रही हैं और एक उसको पीस वर्क के लिहाज से वेजेस मिल रही हैं। तो ये दो किस्म की वेजेस मिल रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं, पीस वर्क वेजेस। उसको गारंटी भी दी जा रही है, और जितना वो काम करेगा वो भी उसको वेजेस दे दी जाएंगी। दोनों वेजेस मिलाकर दी गई हैं। तो इन दोनों वेजेस के लिहाज से अब आप देखें कि कौन सी ऑप्शन क्लिक करती है। डिफरेंशियल पीस वर्क जो पहली ऑप्शन है, इस लफ्ज का मतलब जो है ना, मैंने आने वाले सेशन में आपको बताना है। सिर्फ ये ज़हन में रख लें कि हमारी ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पूरे के पूरे लफ्जों को एड अप कर दें, पूरे के पूरे लफ्जों को ऐड अप कर दें, तो क्या बनेगा? गारंटेड वेजेस प्लस पीस वर्क वेजेस। तो इसके लिहाज से जो हमारी ऑप्शन डी है वो बिल्कुल पूरी उतरती है। पीस वर्क विद द गारंटेड वेजेस पर डेली वेजेस, ये हमारी एग्जैक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डेल्टा जो है वो इसको लॉक कर दें। ये बिल्कुल, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बिल्कुल डेल्टा के लिहाज से बिल्कुल पूरा उतरता है। लिहाजा आप इसको लॉक कर, ठीक है। ना ये अल्फा है, ना बीटा है, ना ये चार्ली है, ठीक है। ये क्या है? डेल्टा है। चलें, आप इसको रीड आउट करें और इसको जो है ना वो समझने की कोशिश करें, और मुझे फिर बताएं, आप अपनी फीडबैक दें, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी बात समझ आ गई है और इसमें कितनी मजीद बात बताने वाली है, ताकि मैं आपको मजीद गाइड कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से ऑफर कर रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। चलें जी, आज का सेशन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक इसी चैप्टर के नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।